हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करते हैं। पहले वीडियो में मैंने रसेल के थ्योरी को डिस्कस किया था और आज डिस्कस करते हैं रसेल के होल थ्योरी को डिस्कस किया था, जो फिलॉसफी उन्होंने दिया है कंटेम्प्रेरी में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रसेल के इनकम्प्लीट सिंबल को और लॉजिकल कंस्ट्रक्शन को। फिर धीरे धीरे और आगे के टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। सारे टॉपिक्स इनके इंटरकनेक्टेड हैं, तो आज हम लोग पहले ये टॉपिक देखते हैं, फिर आगे धीरे धीरे इनको शॉर्ट में देखते हैं, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कंसेप्शन क्लियर हो जाए। तो ये है इनकम्प्लीट सिंबल रसेल का। इनकम्प्लीट सिंबल में रसेल क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट सिंबल्स इनका थ्योरी है। ये कहता है सच वर्ड्स और फ्रेजेस दैट डू नॉट डोनेट एनी ऑब्जेक्ट सच एज गोल्डन माउंटेन। ये जो इनकम्प्लीट सिंबल है, ये ऐसे फ्रेजेस या वर्ड हैं जो कि किसी ऑब्जेक्ट को डिनोट नहीं करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ संकेत नहीं करते हैं। जैसे कि गोल्डन माउंटेन है, तो गोल्डन माउंटेन कोई रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, गोल्ड का पहाड़ होता नहीं है, तो ये बस इमेजिनरी है। इसलिए ऐसे फ्रेजेस को, ऐसे वर्ड्स को ये इनकम्प्लीट सिंबल बोलते हैं। इनकम्प्लीट सिंबल का थ्योरी देने के लिए इन्होंने इनका दो उद्देश्य था। क्या था? इनके टू ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ये था टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस वर्ड्स। इसमें भेद करना था इनका कि मीनिंगफुल और मीनिंगलेस वर्ड में भेद करें कि क्या सार्थक है और क्या निरर्थक, कौन से वर्ड का मीनिंग होता है, कौन सा मीनिंग बेकार वर्ड होता है, मीनिंगलेस होता है, जिसका कि कोई मीनिंग नहीं होता है। और दूसरा इनका ऑब्जेक्टिव था टू यूज ऑर्डिनरी लैंग्वेज विथ कंप्लीट प्रिसिशन लाइक मैथमेटिक्स। ऑर्डिनरी भाषा का ऐसा प्रयोग करना जिससे कि हमें सटीक और निश्चित भाषा मिले, सेंटेंस मिले, जैसे मैथमेटिक्स में कोई डाउट नहीं होता है, उसी तरीके से यहाँ पे इनको मॉडर्न डेकार्ट से मिला, मॉडर्न डेकार्ट बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि डेकार्ट ने क्या किया था, डेकार्ट ने भी यही किया था कि जो भी अपना फिलॉसफी दिया था, जो भी थ्योरी दिया था, डेकार्ट ने डेफिनेट, क्लियर और डाउटलेस नॉलेज की खोज की थी, जिसके आधार पर पूरे विश्व की व्याख्या की थी डेकार्ट ने। तो डेकार्ट भी मैथमेटिक्स की तरह ही आए हैं, अपने संशय को दूर किया है उन्होंने। अंतर इतना है कि डेकार्ट जो शुरुआत में क्या किए थे, डेकार्ट ने संशय का सहारा लिया था, संशय के हेल्प से उन्होंने आगे का काम किया था, सर्टेन एग्जिस्टेंस की खोज की थी। और रसेल क्या करते हैं? रसेल प्रीपोजिशंस के अध्ययन पे जोर देते हैं और इसी के एनालिसिस करके ये आगे अपने लैंग्वेज को सटीक बनाते हैं और निश्चित बनाते हैं। ये अंतर है डेकार्ट और इनमें। हालांकि इनको मॉडर्न डेकार्ट बोला जाता है, एक तरीके से इनको मॉडर्न ह्यूम भी बोला जाता है रसेल को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सेंस डेटा की जब बात हमने की थी, जो कि नॉलेज बाय एक्वेंटेंस में आएंगे तो अभी देखेंगे, जो डायरेक्ट नॉलेज हमें मिलता है, तो सेंस डेटा को सेंसेशन बोलते हैं ह्यूम, और ये सेंस डेटा बोलते हैं। ह्यूम क्या कहते हैं कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स आर मेयरली अ कलेक्शन ऑफ सेंसेशन, और रसेल क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स आर लॉजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंस डेटा। ये लॉजिकल कंस्ट्रक्शन बोलते हैं सेंस डेटा। सेंसेशन और सेंस डेटा दोनों सेम ही है, बस ये कहते हैं कि ये कलेक्शन है उसका, और ये लॉजिकल कंस्ट्रक्शन बोलते हैं सेंस डेटा का। अंतर इतना ही है, इसलिए इनको मॉडर्न ह्यूम भी बोला जाता है और मॉडर्न डेकार्ट भी बोला जाता है रसेल को। तो रसेल यही करते हैं इसमें, रसेल यही करते हैं कि ये दो ऑब्जेक्टिव इनका उद्देश्य है इनकम्प्लीट सिंबल को थ्योरी देने का, कि ये क्यों ये थ्योरी दिया इन्होंने। तो वो फ्रेजेस को बताने के लिए कि सार्थक और निरर्थक शब्द क्यों, कैसे अलग करें दोनों को, और ऑर्डिनरी भाषा का प्रयोग कैसे मैथ की तरह करके पूर्ण निश्चित ज्ञान को हम बताएं, एक्सप्रेस करें। तो मीनिंगफुल शब्दों को समझने के लिए रसेल ने बताया कि ऐसे शब्द जो अर्थपूर्ण दिखते हैं, ये लग रहा है कि गोल्डन माउंटेन कुछ मीनिंगफुल वर्ड है, पर इनका ऐसा कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। गोल्डन माउंटेन लग रहा है कि मीनिंगफुल है, बट रियल में ऐसा कोई पहाड़ होता ही नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नाम नहीं माना जा सकता है। इनकम्प्लीट सिंबल को हम तभी समझ सकते हैं जब हम पूरे सेंटेंस को एनालाइज करेंगे। इस पूरे सेंटेंस को एनालाइज करेंगे तब हम समझेंगे कि इनकम्प्लीट सिंबल क्या है। इसमें इनकम्प्लीट सिंबल द गोल्डन माउंटेन है।
अब इसको हम पूरा एनालाइज करेंगे तो गोल्डन माउंटेन कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं रखता है, यहाँ मैं एक्स इज वेरी हाई भी कर दूं तो मीनिंग सेम रहेगा। इसीलिए इनका कहना है कि ये इनकम्प्लीट सिंबल कोई मतलब नहीं रखता है सेंटेंस में, ये सिर्फ भाषा की बनावट के कारण मीनिंगफुल दिखता है पर मीनिंगफुल होता नहीं है, ये रसेल का कहना है। और इसी उद्देश्य में रसेल ये भी चाहते थे कि फिलॉसफी में जो भी ऑर्डिनरी भाषा में वही क्लैरिटी हो, जो भी ऑर्डिनरी भाषा है उसमें क्लैरिटी वही हो जो मैथमेटिक्स में क्लियरिटी होती है। ऐसा नहीं कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज में क्या होता है, मीनिंग्स हमेशा अनक्लियर, कंफ्यूजिंग, एम्बिग्विटी होती है उसमें बहुत सारी, तो इस वजह से हमें क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। तो यही रसेल का कहना था कि हमें क्लियर लैंग्वेज पता चले, क्लियर मीनिंग पता चले कि ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, ऐसा इनका कहना था। और इसी कारण से इनका कहना था जब मीनिंग क्लियर नहीं होगा तो फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स अराइज होंगे। इस वजह से इन्होंने इसको एनालाइज करके इनकम्प्लीट सिंबल के फ्रेज को बताया कि बस दिखते मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल होते नहीं है। और क्लैरिटी लाने के लिए रसेल ने कहा कि इफ लैंग्वेज इज लॉजिकली एनालाइज्ड एंड इनकम्प्लीट सिंबल आर प्रॉपरली अंडरस्टूड, ये प्रॉपरली अगर समझा जाएगा तो लैंग्वेज कैन बिकम मोर क्लियर एंड डेफिनेट। यही इनका उद्देश्य जो था, इसी वजह से था कि इनका कहना था कि सब मोर हमारा बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे लैंग्वेज में, और ये तभी हो सकता है जब हम इसको अच्छे से एनालाइज कर लें और इसको अच्छे से समझ लें, इस फ्रेज को अच्छे से समझ लें कि ये क्या कह रहा है। हर स्टेटमेंट का तार्किक रूप क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन कम हो जाएगा और भाषा मैथ्स की तरह डेफिनेट और सटीक हो जाएगी, जो कि ये चाहते थे, यही उद्देश्य ही था इनका। और इनका यही कहना था, इसी उद्देश्य से ये थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन भी इसी उद्देश्य से इन्होंने दिया है और थ्योरी ऑफ इनकम्प्लीट सिंबल भी यही इनका ऑब्जेक्टिव था देने का। तो यही इनका कहना है इनकम्प्लीट सिंबल में। इनकम्प्लीट सिंबल ऐसे ही होते हैं जो कि फ्रेज होते हैं, वाक्य के अंश होते हैं और इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता है, बस यही इसका मेन चीज है। इसको एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस इज बाल्ड, द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ऐसा कोई होता ही नहीं, फ्रांस में किंग होता ही नहीं है, तो फिर ये बेकार हो जाता है। एक्स इज बाल्ड भी कर सकते हैं हम इसको, तो मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है वो बाल्ड हो या ना हो। इस वजह से इन्होंने बोला कि इनकम्प्लीट सिंबल इसलिए दे रहे हैं कि मीनिंगफुल और मीनिंगलेस वर्ड्स में हम भेद कर सकें। इस वजह से इन्होंने ये कहा कि रसेल के अनुसार थ्योरी ऑफ इनकम्प्लीट सिंबल कहाँ जाता है लेके, ये जब इसको हम एनालाइज करेंगे तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करते जाएंगे। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहले करेंगे कि एक्स इज अ बाल्ड, फिर ऐसे इसको तोड़ते जाएंगे एनालाइज करने के लिए छोटे छोटे सेंटेंस में। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे और तब हम देखेंगे कि अब उसको तोड़ नहीं सकते हैं, तब ये सेंटेंस सिंपल हो जाएगा और हम उसको समझ भी पाएंगे और उसमें इनकम्प्लीट सिंबल का कहीं जगह नहीं होगा। तो वो चीज लास्ट में आ जाता है लॉजिकल एटोमिज्म में, जो कि एक क्वेश्चन आया है 2024 में, PYQ आया है। एक्सप्लेन रसेल्स नोशन ऑफ इनकम्प्लीट सिंबल्स, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ दिस नोशन लीड्स टू द डॉक्ट्राइन ऑफ लॉजिकल एटोमिज्म। लॉजिकल एटोमिज्म तक कैसे पहुंचता है ये, तो इनका कोई भी थ्योरी आप पढ़ेंगे तो वो लॉजिकल एटोमिज्म तक ही पहुंचता है, हर तरीके से ये यही कनेक्टेड होता है। इनका लास्ट में यही लॉजिकल एटोमिज्म ही इनकी थ्योरी है और लास्ट यही होता है, कोई भी टॉपिक इनका आके इससे कनेक्टेड हो ही जाता है। तो ये भी जब एनालाइज करेंगे कॉम्प्लेक्स से सिंपल में आएंगे तोड़ते तोड़ते इसको, तो ये लॉजिकल एटोमिज्म में पहुंच जाएगा। तो इसको, इस आंसर को करने के लिए जैसे कि हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो रसेल के अनुसार थ्योरी ऑफ इनकम्प्लीट सिंबल्स लीड्स टू लॉजिकल एटोमिज्म बिकॉज इट शोज दैट कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज कैन बी एनालाइज्ड इनटू सिंपलर लॉजिकल फॉर्म। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वही बता रहा है ये। क्योंकि रसेल मानते थे कि भाषा के कठिन और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एनालाइज करके सिंपल और मूल फैक्ट तक पहुंचाया जा सकता है, पर प्रश्न उठता है कि हम कैसे मूल फैक्ट तक पहुंचाएंगे, इसको कैसे मूल तथ्य तक लाएंगे। फिर वही बात आ जाती है क्या कि मेनी वर्ड्स और एक्सप्रेशन इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डू नॉट रेफर रियल इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। रियल इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट को
रेफर नहीं करता है। दे ओनली अपीयर मीनिंगफुल बिकॉज ऑफ ग्रामर, बट सच एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड इनकम्प्लीट सिंबल। इसी को इनकम्प्लीट सिंबल बोलते हैं। अब जैसे कि द प्रेजेंट, अभी मैंने एक्सप्लेन किया द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस क्या है। द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस डज नॉट रेफर टू एनी रियल ऑब्जेक्ट। एक ऐसा कोई भी रियल ऑब्जेक्ट नहीं है। रसेल tried to remove this confusion and express the statement in precise logical form by logical analysis। यही logical analysis करते हैं। This process of logical analysis breaks down complex and vague statements into simple preposition। यही simple preposition में जब आ जाता है, these simple prepositions correspond to basic और atomic facts of reality। यही हम आते हैं atomic fact पे। कैसे आते हैं? इसको analyze करते करते एटॉमिक फैक्ट्स पे आते हैं और यहीं से लॉजिकल एटॉमिज्म आ जाता है। और लॉजिकल एटॉमिज्म क्या कहता है कि दुनिया छोटे छोटे एटॉमिक फैक्ट्स में बनी हुई है और भाषा भी उन्हीं फैक्ट्स को व्यक्त करने वाले सिंपल एटॉमिक प्रोपोजिशन से बनी होनी चाहिए। अगर भाषा जितना सिंपल होगा हमें समझना उतना ही इजी हो जाएगा। अगर हम इजीली समझेंगे, सिंपल भाषा रहेगा तो हम इजीली समझेंगे, कंफ्यूजन कम हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने लॉजिकल ये क्वेश्चन जो पूछा है यही है कि तभी वो छोटे छोटे टुकड़े में करेंगे, वही एटॉमिक फैक्ट आएगा और यही लॉजिकल एटॉमिज्म है इनका। तो यहाँ पे लास्ट में यही हमें इतना लिखते हुए ये सब के इसका आंसर अगर हमें करना होगा तो पहले एक्सप्लेन रसेल्स नोशन ऑफ इनकम्प्लीट सिंबल। इनकम्प्लीट सिंबल क्या है इसका डेफिनेशन दे देंगे। इसका डेफिनेशन देने के बाद फिर हमें इनका ऑब्जेक्टिव क्या था इसको करने का, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे बॉडी में। उसके बाद हम लॉजिकल एटॉमिज्म पे कैसे आते हैं उसको दिखाएंगे कि एनालाइज करते हैं तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल पे आते आते छोटे छोटे टुकड़ों में सिंपल, जब सिंपल पे आ जाते हैं यही एटॉमिक फैक्ट हमें पता चलता है और उस सेंटेंस को एनालाइज करते हैं, यहीं से लॉजिकल एटॉमिज्म आता है। ये हमें आंसर में लिख देना है 2 लाइन में। तो यही यहाँ पे जैसे इनका डिफरेंस और भी लोगों से रहा है। मैनांग एक फिलोसोफर है, मैनांग है, एक फिलोसोफर है उनका नाम फ्रेगे है, गॉटलोब फ्रेगे है। वो दोनों जैसे बोलते थे, उन लोग इनकी थ्योरी को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि यदि कोई भी कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस है किसी का भी, अगर हम इमेजिन भी कर सकते हैं तो उसको मीनिंगलेस नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि ये गोल्डन माउंटेन को मीनिंगलेस बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम इसको इमेजिन नहीं कर सकते, ये एग्जिस्टेंस नहीं है इसका। पर वो कहते थे कि नहीं, मैनंग कहते थे कि जब किसी ऑब्जेक्ट का विचार हम व्यक्त कर सकते हैं वैसा सेंटेंस मीनिंगफुल माना जाएगा। और कुछ सेम ऐसा ही, जैसे कि गोल्डन माउंट का एग्जिस्टेंस नहीं है बट अगर हम इसको इमेजिन कर सकते हैं तो इस सेंटेंस को हम पूरी तरह मीनिंगलेस नहीं मान सकते हैं। ये कहते थे कि क्योंकि हमारे कंसेप्चुअल पावर में है, इसको सोचने की शक्ति है, तो ये मीनिंगलेस नहीं होगा, ऐसा वो मैनंग बोलते थे। फ्रेगे भी कुछ ऐसा ही कहते थे कि शब्द रियल ऑब्जेक्ट से जुड़ा होना ही उसके मीनिंग होने की एकमात्र कंडीशन नहीं है। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड देन द सेंटेंस विल बी कंसिडर्ड मीनिंगफुल। अगर कोई शब्द रियल एग्जिस्टेंस को रेफर करता है तो उसको हम मीनिंगलेस नहीं बोल सकते हैं, उसको हम शून्य, नथिंगनेस बोल सकते हैं, पर मीनिंगलेस वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम उसको सोच सकते हैं। वही गोल्डन माउंटेन को हम इमेजिन कर सकते हैं, तो हम इमेजिन करके उसका अर्थ समझ सकते हैं कि एक सोने का पहाड़ हो सकता है, ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं। यही पर रसेल नहीं मानते हैं। रसेल इन दोनों के थॉट को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि अगर हम इन दोनों के थॉट को मान लें, मैनंग के थॉट को मान लें और फ्रेगे के थॉट को मान लें, तो हमारा मीनिंगफुल और मीनिंगलेस वर्ड्स में डिफरेंस कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, इसमें भेद करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये इन दोनों को रिफ्यूज करते हैं। तो इन शॉर्ट इनकम्प्लीट सिंबल के बारे में रसेल का यही कहना है कि इनकम्प्लीट सिंबल्स डू नॉट रेफर एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी डेफिनिट एंटिटी को रेफर नहीं करता है। और इनकम्प्लीट सिंबल डू नॉट रेफर एनी ऑब्जेक्ट इवन दो दे आर यूज्ड इन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशंस में यूज हुए फिर भी किसी ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं करते हैं। इफ द इनकम्प्लीट सिंबल इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्रीपोजिशन इट डज नॉट इफेक्ट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इनका कहना है कि अगर हम इसको निकाल भी दें तो सेंटेंस के मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन शॉर्ट यही इनका इनकम्प्लीट सिंबल है, यही इनके इनकम्प्लीट सिंबल का थ्योरी है, यही बताना चाह रहे हैं ये इनकम्प्लीट सिंबल में। और कुछ भी
ज्यादा नहीं है, इसको और भी ये डेफिनेट और इनडेफिनेट डिस्क्रिप्शन के जितने भी सेंटेंसेस आते हैं सब में इनकम्प्लीट सिंबल को डिस्क्राइब किया हुआ है। बाकी और कुछ इसमें ज्यादा है, सिर्फ इनकम्प्लीट सिंबल अगर लिखते हैं तो इसमें इससे ज्यादा कोई और थॉट्स नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं थ्योरी ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर। थ्योरी ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है? थ्योरी अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। थ्रू दिस थ्योरी Russell wants to explain which simple element are responsible for the formation of the world. इनका यही कहना है, ये कहते हैं कि रसेल की समस्या है कि किन वस्तुओं का हमें निश्चित ज्ञान हो सकता है। पहले तो ये बताना चाहते हैं ये लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है। ये सिर्फ यही बताते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड है, इसी का थ्योरी है, इसी के बारे में जानेंगे कि वर्ल्ड का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, कैसे स्ट्रक्चर वर्ल्ड का एक्सप्लेन कर रहे हैं, यही बता रहे हैं, और कौन से सिंपल एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है इसके फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद ये कहते हैं कि हमें निश्चित ज्ञान जानना है। पहले निश्चित ज्ञान होगा हमें, तब तो हम जानेंगे कि वर्ल्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, स्ट्रक्चर से भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वस्तुओं का निश्चित ज्ञान हमें कैसे होगा? रसेल कहते हैं वस्तुओं का निश्चित ज्ञान हमें दो प्रकार से होता है, नॉलेज बाय एक्वेंटेंस, नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन। ऑब्जेक्ट कैन बी नोन इन टू वेज। नॉलेज बाय एक्वेंटेंस पहले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, अभी फिर से एक बार इसको इन शॉर्ट बता देती हूँ। नॉलेज बाय एक्वेंटेंस क्या है? सेंस डेटा से जो भी नॉलेज हमें मिलता है वो डायरेक्ट नॉलेज है, और नॉलेज बाय एक्वेंटेंस उसी को बोलते हैं जो सेंस डेटा से हमें मिलता है। जैसे कि हमने टेबल को देखा तो टेबल डायरेक्ट नहीं देखा हमने, पहले स्क्वायर शेप देखा, ब्राउन कलर देखा, हार्डनेस देखा, चार पैर देखा, ये सारे सेंस डेटा हमने लिए। उसके बाद हमने उसको एक नाम दिया कि वो टेबल है। तो वो नॉलेज हमने सिर्फ सेंस डेटा लिया। अब उसका नॉलेज कैसे होगा हमें? तो उसका नॉलेज हम उसका डिस्क्रिप्शन देंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि ये सेंस डेटा का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है वो ऑब्जेक्ट का नाम दिलाएगा। यही डायरेक्ट नॉलेज बाय एक्वेंटेंस है। नॉलेज बाय एक्वेंटेंस क्या करता है? डायरेक्ट पॉइंट करता है, क्योंकि हम अगर जैसे कि रेड कलर है, या हमें कहीं दर्द हो रहा है, या फिर हमारे हाथ जल गए आग से, ये सारी फीलिंग्स जो हैं वो डायरेक्ट नॉलेज है। हमने ना किसी को हम वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ना हमें किसी के थ्रू वो मिला है, हमें डायरेक्ट मिला है, और वो डायरेक्ट ही आप भी उसका फीलिंग कर सकते हैं, सेंस ले सकते हैं। तो सेंस डेटा का कलेक्शन जो होता है, बट ये कहते हैं कि वस्तुओं का ज्ञान तो डिस्क्रिप्टिव ज्ञान है। ये तो डिस्क्रिप्टिव ज्ञान है, हमने तो सेंस डेटा ले लिया। तो डिस्क्रिप्टिव ज्ञान क्या है? डिस्क्रिप्टिव नॉलेज ये है जो डायरेक्ट नॉलेज के ऊपर डिपेंड है, ये इसके ऊपर डिपेंड है। अगर ये नहीं देंगे हम तो इसका डिस्क्रिप्शन कैसे करेंगे? हमारे पास जो भी सेंस डेटा है उसको अगर हम बताएंगे नहीं कि क्या सेंस डेटा हमने लिया तो उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे? तो नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन जो है वो नॉलेज बाय एक्वेंटेंस पे डिपेंड करता है। तो यही रसेल यही कहते हैं कि टेबल कुछ नहीं है, टेबल का सेंस डेटा मिलता है डायरेक्ट ज्ञान से, और फिर सेंस डेटा डिस्क्राइब करता है कि टेबल क्या है। हालांकि अनेक दार्शनिक मानते हैं कि टेबल से रिलेटेड सेंस डेटा का कारण टेबल ही है। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि सेंस डेटा के आधार पर हम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का अनुमान लगाते हैं, बट रसेल कहते हैं कि समस्या है एक्चुअली ऑब्जेक्ट ही सेंस डेटा का तार्किक संरचना है। जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे टेबल है, जैसे ये टेबल है, अभी इस टेबल का जो भी हमने सेंस डेटा लिया, ये ऑब्जेक्ट का लॉजिकल कंस्ट्रक्शन बनाया, उसके बाद इसको डिस्क्राइब करा, और ये ऑब्जेक्ट ही लॉजिकल कंस्ट्रक्शन जो है ये ऑब्जेक्ट ही है सेंस डेटा, यही इनका कहना है। और ये कुछ नहीं कहते हैं, तो ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ही सेंस डेटा की लॉजिकल स्ट्रक्चर है। यही लॉजिकल स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर यही कि जो हमें ज्ञान मिलता है उस ज्ञान को लॉजिकली कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, वही डिस्क्रिप्शन से हमें इसका ऑब्जेक्ट का नॉलेज होता है। तो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट आर लॉजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंस डेटा, इनका यही कहना है इनके बारे में। जैसे कि ये कहते हैं कि लॉजिकल कंस्ट्रक्शन कैसे संभव है, इसके लिए रसेल कहते हैं कि हम सपोज करते हैं कि मैं एक पेड़ देख रहा हूं यहां से, दूसरा आदमी यहां से देख रहा है, तीसरा यहां से देख रहा है, पर तीनों को जो एक्सपीरियंस होगा वो पेड़ का ही एक्सपीरियंस होगा, चाहे दूर से हो चाहे नजदीक से हो, एक्सपीरियंस उसको पेड़ का ही होगा। वैसे ही अगर मैं टेबल देख रही हूँ
तो मुझे ये स्क्वायर का, चार पैर का, ब्राउन का, हार्डनेस का एक्सपीरियंस सारा टेबल का सेम होगा। तो वही एक्सपीरियंस लेके उसके कलेक्शन को इकट्ठा करके लॉजिकल कंस्ट्रक्ट करते हैं उस सेंस डेटा का, और फाइनली उस ऑब्जेक्ट का निर्माण होता है। तो फाइनली ये मानते हैं रसेल यही मानते हैं कि सेंस डेटा क्या है, सिंपलेस्ट एलिमेंट है। दे आर डायरेक्टली नोन एंड इट इज बियॉन्ड डाउट। इसमें कोई डाउट नहीं है। ये नॉलेज बाय एक्वेंटेंस जो है, इसमें हमें डाउट कुछ भी नहीं है, सारा कुछ क्लियर है, क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास ये नॉलेज आ रहा है, किसी के थ्रू नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट नोन है ये। इसके लिए हमें कोई संशय करने की जरूरत नहीं है। ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड आर लॉजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंस डेटा, सो द वर्ल्ड इटसेल्फ इज ऑल्सो अ लॉजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंस डेटा। यही इनका थ्योरी है लॉजिकल कंस्ट्रक्शन का। तो लॉजिकल कंस्ट्रक्शन का जो भी वर्ल्ड में जो भी कुछ है, जो टेबल का ऑब्जेक्ट है, टेबल नहीं है, ये मैंने पहले भी बताया था, सेंस डेटा का लॉजिकल कंस्ट्रक्शन है। कोई भी वस्तु नहीं है, सेंस डेटा का जो समूह है उसका लॉजिकल कंस्ट्रक्शन है। और लॉजिकल कंस्ट्रक्शन से ही हम, जब लॉजिकल कंस्ट्रक्शन अपना सेंस डेटा लेते हैं, हम लॉजिकल कंस्ट्रक्शन उसका कंस्ट्रक्ट करते हैं लॉजिकली, उसको डिस्क्राइब करते हैं, तब हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं। तो वर्ल्ड की जितनी सारी वस्तुएं हैं, जो भी एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस है, जो भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है, उसका सेंस डेटा लेते हैं, उसको लॉजिकली कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। यही है थ्योरी ऑफ लॉजिकल कंस्ट्रक्शन। और यही कहना है इनका कि वर्ल्ड की सारी चीजें सेंस डेटा की लॉजिकल कंस्ट्रक्शन है और कुछ नहीं है। यही है थ्योरी ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर। तो ये आज इनकम्प्लीट सिंबल को शॉर्ट में जाना, थ्योरी ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर शॉर्ट में जाना। अब अगले टॉपिक में हम थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करेंगे, और उसमें ये थ्योरीज और भी इंटरकनेक्टेड है। मैंने बताया ना, सारे टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड हैं, तो इन सभी के ये सारी थ्योरी उसमें भी डिस्क्राइब करने पड़ेंगे, तभी थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन पूरा होगा। और लास्ट में लॉजिकल एटोमिज्म है, क्योंकि इनका लास्ट थ्योरी ही लॉजिकल एटोमिज्म है। तो इनकी हर टॉपिक जाके लॉजिकल एटोमिज्म से कनेक्ट होती ही होती है। तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो ऐसा आता ही है कि ये लॉजिकल एटोमिज्म से क्यों कनेक्ट है, क्यों लीड, ये जैसे कि एक्सप्लेन हाउ दिस नोशन लीड्स टू द डॉक्ट्राइन ऑफ लॉजिकल एटोमिज्म, तो उससे रिलेटेड हो ही जाता है। तो अगले टॉपिक में देखते हैं थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन को। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।